जय हिंद। हम इस बात पे हमेशा फोकस करते हैं कि आप खुद को जितना ज़्यादा शांत रख पाओगे ना, लक्ष्य के प्रति उतना तीव्र गति से आगे बढ़ पाओगे। जो कुछ लोग करते हैं कि फलाना सर का कोर्स, चिलनमा सर का कोर्स, कभी फलाना सर ही पढ़ लिया, कभी चिलनमा सर ही पढ़ लिया, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं। सिंपल सी बात यही है कि कंसेप्ट क्लियर आप 1000 मास्टर से भी पढ़ लोगे, कभी भी क्लियर नहीं होने वाला है। आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। जो आपको कमज़ोर टॉपिक है, उसको आप खुद से मेहनत कीजिए कि हाँ, यहाँ पे हमको कमज़ोर टॉपिक है। और दूसरी बात, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको आपको बनाना पड़ेगा। ना बनाइएगा तो एग्जाम में वही नहीं बनेगा, और दिमाग में आप उस टाइम दिमाग में क्या, अरे यार कहाँ से पूछ दिया, खुद को कोसिएगा। यार इस तरह से पूछता है। पढ़ने के टाइम में तो पढ़ नहीं रहे हैं, और कोसने के टाइम में सबसे आगे होते हैं, आंदोलन में सबसे आगे जाते हैं, ठोके जाते हैं आप ही। फिर उसके बाद में क्या होता है, मास्टर का क्या है, मास्टर का तो 500-2000 में जितना में कोर्स बिकना रहा है तो बिके जाता है। ठीक है। जब तक क्या समझ पाओगे, जब तक समझ पाओगे ना, तब तक काफ़ी देर हो चुका होगा, समय उम्र वगैरह सब खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। क्या बोला गया है कि किसी एक समान वृत्तीय गति में, तो सबसे पहले एक समान वृत्तीय गति की हम बात करते हैं। देखिएगा मेरे पास में एक वृत्त है, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति में यानी कोई वृत्त पे क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। अब जब वृत्त पे चल रहा है तो देखिएगा इस चीज में बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं। देखिएगा हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करने देंगे। हम यहाँ पे आपको आते हैं पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, टिक लगाने के लिए बिल्कुल नहीं आता है इसका आंसर ये होगा जी, आगे बढ़ो। कैसे होगा, चीज़ों को समझाइए हमको, क्योंकि एग्जाम में ये सब बिल्कुल नहीं रहता। प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है ना कि हालत खराब हो जाता है। अब देखिएगा, जैसे मैं आप मान करके चलिए कि आप यहाँ पे खड़ी है, तो मान लीजिए कि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, ठीक है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, या मीटर प्रति सेकंड, कुछ भी आप ले सकते हैं। तब जब यहाँ पे चल रहे हैं तो आप कहिए कि अच्छा ये चाल है कि वेग है, इसको आप कैसे कन्फर्म कर पाइएगा। तो देखिएगा, अब वेग आप तो कन्फर्म कैसे कर पाइएगा। चाल जो है, ये चाल कौन सी राशि है, तो कहेगी अदिश राशि। इतना तो पता होगा ना, तो बिल्कुल अदिश राशि है। अगर हम बात करते हैं ये वेग, तो वेग कौन सी राशि है, तो वेग सदिश राशि है। तो सदिश और अदिश के बारे में आप जानते हैं ना कि सदिश में क्या होता है कि मान और दिशा क्या होती है, मान भी होता है इसमें, और इसमें क्या होता है, दिशा भी होता है, दोनों को दोनों होता है। ठीक है। अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें मान होता है, दिशा इसमें ना होता है। ठीक है। ये अदिश में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मान होता है, और इसमें क्या होता है, सदिश में मान के साथ साथ में दिशा भी होता है। ठीक है। यानी मान भी है, उसके बाद में दिशा भी है, तब क्या होगा कि वो सदिश राशि कहलाता है। ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है। अब जैसे मैं आप मान करके चलिए कि आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे आप चल रहे हैं। तो जब यहाँ पे चल रहे हैं तो यहाँ पे चल रहे हैं, तो चल रहे हैं, तो चल रहे हैं, तो चाल कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। तो चाल आप जब चल रहे हैं तो चल रहे हैं, तो अदिश राशि है। तो अदिश राशि को दिशा से कोई मतलब है, तो कहिए कि ना, क्योंकि अदिश राशि है। चाल कौन सी राशि है, अदिश राशि है, और अदिश राशि को दिशा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि जब हम यहाँ से बढ़ करके यहाँ पे आते हैं तो मेरा दिशा अब इस तरफ में हो गया है, देख रहे हैं हमने कलर चेंज किया है, दिशा इस तरफ में हो गया। फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आते हैं तो ऐसे आते हैं, तो फिर दिशा इस तरफ में होते चला जा रहा है। फिर यहाँ से आते हैं तो दिशा इस तरफ में होते चले जा रहा है। फिर यहाँ से बढ़ते हैं तो दिशा इस तरफ में होते चले जा रहा है। चाल तो मेरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि दिशा में बार बार परिवर्तन हो जा रहा है। और जब दिशा में परिवर्तन हो जा रहा है तो दिशा किस में आता है, वेग। यानी वेग की बात करते हैं तो वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है। सदिश में ही क्या आता है, दिशा आता है। मान तो है भैया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा मान तो है, और मान के साथ साथ में दिशा भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो आप कह सकते हैं क्या चाल में कोई चीज परिवर्तन हो रहा है, चाल तो में तो दिशा है नहीं, तो दिशा से इसको तो कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि एक वृत्तीय गति में जब कोई वस्तु चल रही है या हम भी चल रहे हैं, तो चाल हमेशा क्या होता है, तो चाल हमेशा नियत होता है। ठीक है। नियत हो गया। लेकिन वेग जो होता है, वेग हमेशा बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, देखिए ना भैया, दिशा तो बदल रहा है ना, और जब दिशा बदल रहा है तो वेग क्या होगा, बदलेगा ना। दिशा बदल रहा है ना, तो दिशा बदलेगा तो क्या होगा, वेग बदलेगा। और जब वेग बदलेगा तो त्वरण क्या होगा, कि त्वरण का मतलब आप जानते हैं कि त्वरण का मतलब क्या होता है, कि वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन, तो वेग में यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कहिए कि हाँ भैया परिवर्तन तो हो रहा है। तो जब वेग बदलेगा तो उसके बाद में फिर त्वरण भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। लेकिन चाल हमेशा क्या होता है, नियत होता है। समझ में आ गया होगा। पूरी तरह से हम आपको कोशिश किए हैं छोटे से मतलब कि समय में, ठीक है, मात्र 5 मिनट में। तो अब चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि यदि एक समान वृत्तीय गति में, तो एक समान वृत्तीय गति तो हमने देखा। चलिए अब हम देखते हैं क्या, क्वेश्चन पर चलते हैं। वेग और त्वरण दोनों नियत रहते हैं। देखिए तो वेग
और त्वरण दोनों नियत है। वेग क्या नियत है? देखिए तो वेग तो बार बार तो बदल रहा है ना, यहाँ पे ऐसे हो जा रहा है, दिशा दिशा बदल रहा है तो वेग तो बदलेगा ना। तो बिल्कुल कहिएगा यहाँ पे ऐसे हो जा रहा है, यहाँ पे ऐसे हो जा रहा है, वेग तो बदल नहीं रहा, वेग तो नियत नहीं है, काट दीजिए। ठीक है, चाल और त्वरण दोनों नियत होते हैं। चाल नियत होता है, चाल हमने दिखा बताया कि चाल नियत होते हैं, क्या त्वरण नियत हो रहा है? देखिए था त्वरण बिल्कुल नियत नहीं रहा, क्योंकि वेग बदल रहा है तो वेग बदलेगा तो त्वरण भी बदल जाएगा। ये भी काट दीजिए। वेग और त्वरण दोनों परिवर्तित होते हैं। देखिएगा वेग परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे इस तरफ में था, 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 तो वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? तो बिल्कुल हो रहा है। और वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम त्वरण बराबर क्या जानते हैं कि वेग में परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन यानी त्वरण में भी परिवर्तन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको ये 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, क्या चाल परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं, इसको ऐसे काट दीजिए। तो इस तरीके से जब आप समझिएगा ना, पढ़ते चलिएगा ना, तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर होते चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि केतली में पानी गर्म होना। जैसे में आप देखिएगा केतली, जैसे में आप समझिए, जैसे में आप इस चीज को समझिएगा अच्छे तरीके से हम समझाते हैं। क्या करते हैं, आप भोज वगैरह में गए हैं ना, शादी ब्याह में? हाँ बिल्कुल गए होंगे। तो देखिएगा शादी ब्याह में जब गए हैं तो ये बड़का को नीचे एक चूल्हा लगा हुआ रहता है ऐसे, ठीक है, और ऊपर में एकदम कड़ाहा लगा हुआ है ऐसे एकदम, ठीक है, और ऊपर में एकदम कड़ाहा लगा हुआ है। इधर बैठा हुआ है कौन? हलवाई बैठा हुआ है, ठीक है। अब एकदम हलवाई बैठा हुआ है, ये पूरा एकदम ऐसे ही चला रहा है, ऐसे छोलनी है, और ये एकदम पूरा मगन में ऐसे ऐसे चला रहा है। और कुछ लोग, जब ठंडी की अगर समय है तो कुछ लोग बैठ करके यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे बैठ करके ऐसे इधर एकदम तापते रहते हैं। कोयला वाला है तो ठीक है ना, कोयला वाला अगर है तो ऐसे करके तापते रहते हैं, आग जिसको बोलते हैं। चलिए अब इस चीज को समझना, हमने यहाँ से हीट दिया, नीचे से हीट दिया, नीचे से हीट दिया तो ये तो पूरा चूल्हा है, ठीक है, ये पूरा क्या है? चूल्हा है, और यहाँ से आग जा रहा है। कड़ाहा यहाँ पे है, ठीक है, ये कड़ाहा है। अब ये कड़ाहा गर्म हो रहा है, तो कड़ाहा गर्म कौन विधि से होगा? तो कहिए कि डायरेक्ट हम उसमें दे रहे हैं, यानी इसमें उष्मा दे रहे हैं। तो अगर आग से डायरेक्ट अगर ये गर्म हो रहा है कड़ाहा, तो कड़ाहा कड़ाहा जो गर्म हो रहा है वो कौन सा विधि से हो रहा है? तो चालन विधि से वो कड़ाहा गर्म हो रहा है। लेकिन अगर इसमें अगर बात करते हैं तो ये अब सब्जी मान लीजिए कि इसमें है, तो सब्जी इसमें है, तो इसमें कौन सा? आलू भी होगा, पानी भी होगा, बहुत सारे चीज होगा। तो इसमें क्या होगा ना कि इसमें क्या होगा कि इसमें ये भी गर्म होगा, तो ये जो गर्म होगा ना, इसको गर्म होने की विधि कौन सी है? तो संवहन विधि है। हम समझाएंगे कि चालन विधि, संवहन विधि या विकिरण विधि क्या है। और जो बैठ करके ये बाबू साहब जो आग ताप रहे हैं, इसमें कौन सा विधि है? तो विकिरण विधि है। ठीक है, अब हम समझाते हैं। चालन में क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे मेरे पास में एक रड है, ठीक है, अब इस रड को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये स्थान पे हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि ये पूरा का पूरा रड, यानी यहाँ पे बी अगर हम ले लेते हैं तो बी भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ऐसा रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे की जो जो छोटे छोटे कण है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, तो छोटे छोटे जो कण है वो सभी आपस में सटे हुए हैं। तो ई इससे सटा हुआ है तो ई गर्म हुआ तो उसको हीट कर दिया, ई गर्म हुआ तो उसको हीट कर दिया, इसी तरह से ये क्या कर देते हैं? गर्म हो जाते हैं। तो यानी रड जो गर्म हो रहा है, तो इसमें चालन विधि में क्या हो रहा है कि क्या इसके कण जो है, कण स्थानांतरित हो रहे हैं? तो स्थानांतरित नहीं हो रहे हैं। स्थानांतरित क्या हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। क्या स्थानांतरित हो रहे हैं? नहीं, एक दूसरे से सटे हुए, ई गर्म हुआ तो वो गर्म कर दिया, वो गर्म तो वो गर्म कर दिया। संवहन में क्या होता है कि कण जो होते हैं वो स्थानांतरित होते हैं। जैसे हम समझाते हैं, मान करके चलिए कि यहाँ पे पानी रखा हुआ है, ठीक है, अब जब पानी रखा हुआ है, अब यहाँ से अब जब सूरज की किरणें पड़ेगी तो ये पानी बाष्प बन करके क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। ऐसा रीजन क्यों? क्योंकि पानी जैसे ही गर्म होगी, तो पानी जैसे ही गर्म होता है तो गर्म होने के बाद में ऊपर उठती है। और ऊपर क्यों उठती है? क्योंकि वो हल्का हो जाता है, और हल्का होने के बाद में क्या हो जाता? चल जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इसमें क्या कण जो है, इसके कण आपको कहीं भी सटे हुए नजर आ रहे हैं? तो कहिए कि ना भैया, इसमें कण तो बिल्कुल सटे हुए नजर नहीं आ रहा है। तो अब देखिएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि ये वाला जो ऊपर जो उठा ये हवा, वो गर्म नहीं है, वही तो गर्म है ना। हवा उठ के ऊपर गया तो वो तो गर्म है। तो वो किस विधि से गर्म हुआ? तो यही संवहन विधि से, ठीक है। इसमें कण जो होते हैं स्थानांतरित नहीं होते हैं। तो अब समझ में आ गया संवहन विधि क्या होता है जो। और विकिरण एकदम दूरे से एकदम एकदम आग तापे में ऐसे लगे हुए हैं, समझ गए। तो अब हमें यही बताना है कि केतली में पानी गर्म होता है। तो आप समझ गए होंगे पानी गर्म होने का मतलब कौन सा विधि? संवहन विधि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चालन विकिरण सब समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हम ऐसे डायरेक्ट आंसर भी मार करके बढ़ सकते हैं, कोई फायदा नहीं होने जाना है। आप 2000 क्वेश्चन 1 घंटा में क्या नहीं पढ़ लीजिए,
सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम की बर्बादी है। आगे क्या बोला गया है कि एक चुंबकीय सुई, ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए कि एक चुंबकीय सुई है आपके पास में, कोई सुई है, चुंबकीय सुई है, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, और चुंबकीय क्षेत्र में क्या, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर दी गई है, रखी गई, तो इस पर किया गया कार्य, यानी इस पर कार्य करता है। तो देखिएगा, अगर हम जैसे में अगर हम ये है मेरे पास में ये चुंबकीय सुई है, तो चुंबकीय सुई है, चुंबकीय क्षेत्र में इसको हम रखे हैं, तो वो क्या करेगा ना कि किसी भी चीज का मतलब कि इसको आकर्षित करने का ये क्या करेगा, काम करेगा, या तो इसको आकर्षित करे या तो इसको आकर्षित करे। इसको आकर्षित करने का ये क्या करेगा, काम करेगा, और आकर्षित करने का काम करेगा यानी एक तरह से बल लगाएगा, तो कहे कि हाँ बिल्कुल बल लगाएगा। तो बल लगाएगा तो कहे कि हाँ बल तो लगा दिया। चलिए, अब बल लगाने के साथ में क्या होगा ना कि इसको एक घुमाने का भी काम करेगा। नहीं समझ में आया? जैसे कि आप मान करके चलिए कि ये आपके पास में ये क्या है, तो ये दरवाजा है, और इसमें क्या होता है कि कवच लगा हुआ रहता है, और ये पल्ला क्या होता है, झुलाया हुआ होता है, ठीक है ना, ये पल्ला होता है, ये क्या होता है, झुलाया हुआ होता है। जब आप पल्ले को धकेलते हैं, ठीक है, तो पल्ले को धकेल दिया, तो पल्ले को धकेल दिया तो इस पे बल लगा, तो कहे कि हाँ भाई बल तो लगा दिए, और बल तो लगा दिया। बल लगाने के साथ साथ में ये क्या हो गया, ये पल्ला जो होता है ये क्या होता है कि घूमने का काम कर रहा है, ठीक है, घूमने का काम कर रहा है ना, घूम जाता है ना, तो हाँ कहीं घूम जाता है, तो घूमने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे बला घूर्ण काम कर रहा है कि नहीं। अब देखिए कई लोग को बला घूर्ण समझ में नहीं आएगा, अभी हम समझाते हैं बला घूर्ण। ट्रक किसी को खोलते देखे हैं, जरूर देखे होंगे, ऐसा थोड़ा नहीं कि ट्रक खोलते नहीं देखे होंगे। तो देखते हैं कि एकदम बड़का साहब डंडा निकालता है, डंडा मतलब कि वो खंती जैसा निकालता है, लोहा जैसा, ओकरा पर रिंचवा में लगा देता है, और उसके बाद में क्या करता है, उस पर चढ़ करके खोलता है। वही तो बला घूर्ण है भाई साहेब। आप चापाकल चलाए हैं, तो सबसे अगर किनार, जैसे में अगर मान लीजिए कि ये चापाकल है, ठीक है, अब ये चापाकल है, अब ये हैंडल है, तो अब देखिएगा यहाँ पे से अगर आप दबाव डालते हैं तो क्या आपको चलता है, मतलब कि यहाँ पे से अगर पकड़ करके आप चलाते हैं तो क्या चापाकल चलाने में भार पड़ता है कि नहीं, तो देखिए हाँ भार तो पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे करके अगर हम चलाते हैं तो पूरा बड़ा आसानी से चलता है। क्यों? अरे भैया ये वाला जो पूरा जो है ना, ये वाला पूरा, यही तो इसको बला घूर्ण है, जिसको टॉर्क बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बला घूर्ण। तब बला घूर्ण क्या करता है, तो एक तरह से घुमाने का काम करता है। अब समझ में आ गया? तो अब समझ गए कि बल भी लगेगा और उसके बाद में क्या लगेगा, तो बला घूर्ण भी लगेगा, दोनों चीज लगेगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप अगर पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा दिन तक माइंड में रहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एक बल परंतु बला घूर्ण नहीं, बला घूर्ण तो लग ही रहा है, खत्म। एक बला घूर्ण परंतु बल नहीं, खत्म। बल एवं बला घूर्ण दोनों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन से विकिरण वायु द्वारा सर्वाधिक सुगमता से रोके जा सकते हैं। ये अल्फा बीटा गामा एक्सरे दिया हुआ है। अब देखिएगा इस चीज को समझते हैं। अगर हम बात करते हैं अल्फा कण की, तो ये अल्फा कण जो होता है, देखिएगा अब इस चीज को पहले अच्छे तरीके से समझिएगा। अल्फा कण की बात बोलते हैं तो ये अल्फा कण को हीलियम की इसको नाभिक भी बोला जाता है। हीलियम के इसके क्या बोला जाता है, हीलियम के नाभिक भी बोला जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हीलियम के नाभिक कौन है, तो अल्फा कण है, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन और उसके बाद में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब हीलियम, ये अल्फा कण में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हीलियम में भी तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं ना, तो इसीलिए इसे हीलियम का क्या बोला जाता है, नाभिक बोला जाता है। समझ गए? अरे हीलियम के होता ना है जी 2 और 4, तो ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और इससे अगर 4 में से हम अगर 2 को घटा देते हैं तो ये न्यूट्रॉन हो गया। तो 2 गो प्रोटॉन और ये 2 गो न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है ना? 2 प्रोटॉन और क्या होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अल्फा कण की अगर बात करते हैं तो ये कौन सा है, ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की ओर जाएगा, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ तक सही है। अब बताते हैं कि इसका जो होता है, इसका द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? एक होता है अल्फा कण, एक होता है बीटा कण, और एक होता है गामा कण, ठीक है। एक होता है गामा कण। तो ये गामा कण क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ये क्या होता है, सॉरी बीटा कण क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ये क्या होता है, गामा कण, ये उदासीन होता है, ठीक है। अब ये अल्फा कण क्या होता है, पॉजिटिव, तो हमने लिख दिया। इसका द्रव्यमान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा इसका द्रव्यमान होता है। और जब सबसे ज्यादा द्रव्यमान होगा तो इसकी गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। तो जब द्रव्यमान बढ़ेगा भैया तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो कहिए कि बढ़ेगा। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो कहे कि हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन जिसका द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण, जैसे मैं
द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण पेनिट्रेशन पावर जानते हैं ना, यानी वेदन क्षमता, ये वेदन क्षमता क्या होता है, तो कहिए कि वेदन क्षमता कम होता है। क्यों? क्योंकि ये द्रव्यमान ज्यादा है, भारी ज्यादा है, तो ज्यादा छेद नहीं पाता है। समझ में आ गया? इसकी वेदन क्षमता क्या होती है? कम होती है। और जब वेदन क्षमता कम होती है ना, जिसके वजह से इसको आसानी से क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। कागज के पत्ती के द्वारा भी इसे रोका जा सकता है, यानी ज्यादा दूर तक ये तय नहीं कर, भले कि इसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा है, लेकिन द्रव्यमान इतना ज्यादा है इसके इस सब की तुलना में कि ये ज्यादा दूर तक तय नहीं कर पाता है दूरी, और इसीलिए इसे आसानी से वायु द्वारा क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जा सकता है। कागज के मतलब एक पन्ना होता है ना, उसके द्वारा भी इसे रोका जा सकता है। यही चीज तो बताया गया था, तब समझ में आ गया। हम डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं। तो अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से विकिरण वायु द्वारा सर्वाधिक सुगमता से रोके जा सकते हैं? तो क्यों अल्फा कण रोका जा सकता है? क्यों रोका जा सकता है? इसका भी रीजन बताया। क्यों? क्योंकि इसका वेदन क्षमता कम होता है। गतिज ऊर्जा तो ज्यादा है, लेकिन वेदन क्षमता कम है। तो वेदन क्षमता कम है, तो इसलिए ज्यादा दूर तक दूरी तय कर नहीं पा रहा है। क्योंकि कम है तो ज्यादा दूर तक दूरी, भारी है, अब भारी है तो ज्यादा दूरी तक जा नहीं पा रहा है, ज्यादा दूरी तक जा नहीं पा रहा है, तो समझ ही रहे, इसको आसानी से रोक दिया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 1 हो जाएगा। ठीक है। बीटा कण के बारे में भी देखा कि कौन सा कण है, तो ये बीटा कण आपको नेगेटिव है, और ये गामा है, उदासीन है। अगर हम बात करते हैं कि ये अल्फा कण का जो वेग होता है, ये प्रकाश के वेग का कितना होता है, तो प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। अगर हम बात करते हैं ये बीटा कण का वेग कितना होता है, तो बीटा कण के वेग का प्रकाश के वेग का 9/10 गुना होता है, और गामा तो प्रकाश के वेग जितना ही होता है। ठीक है, प्रकाश के वेग जितना ही इसका वेग होता है, क्योंकि गामा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आपको है। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि परम ताप समझ में आता ना है, -273 डिग्री सेल्सियस, जहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी एकदम क्या होती है? मुक्त हो जाती है। ठीक है ना। अब आदर्श गैस क्या होता है? जहां पर आदर्श गैस यानी आइडियल गैस की अगर हम बात करते हैं, तो इसके बीच में जो अणु होते हैं, गैस है तो उसके बीच में तो अणु है ना, कोई भी गैस है उसके बीच में अणु है, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल अणु है। अब अणु है तो इसमें आकर्षण भी होगा, और प्रतिकर्षण के जो बीच होते हैं उसको नगण्य माना जाता है। क्या माना जाता है? तो नगण्य। आकर्षण और प्रतिकर्षण को आइडियल गैस में क्या माना जाता है? तो नगण्य माना जाता है। ठीक है, तो इसमें एक एक वैज्ञानिक के द्वारा, मैक्सवेल जो है, उनके द्वारा एक फार्मूला दिया गया था। वो फार्मूला क्या था कि जो गैसीय आदर्श गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है, वो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो होती है, ये 3/2 kT। अब ये kT के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, ये समानुपाती होता है। जब समानुपाती हटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ये क्या हो जाएगा? समानुपाती हटता है तो ये वाला ऐसे कर देते हैं, तो समानुपाती हटता है तो k आता है और 3/2 हो जाता है। इस तरीके से है। ठीक है, तो अब समझिए। ठीक है, तो इसको काइनेटिक एनर्जी बराबर आप लिख सकते हैं k 3/2। ठीक है, अब ये t है, t तो रहेगा ना, तो कहे कि हाँ बिल्कुल है, क्योंकि kt तो यहाँ पे छूटा हुआ है। समझ में आ गया? अब देखिए इस चीज को समझिएगा। अब यहाँ पे k जो है ये क्या है? तो ये k जो है वोल्टमैन स्थिरांक है, यानी ये k जो है ये क्या है? स्थिरांक यानी कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। अब इसी फार्मूला है, और यही फार्मूला यहाँ पे क्या कर दिया गया है? चिपका दिया गया है। देखिएगा, यही फार्मूला चिपका दिया है, तो देखती है कौन मिल रहा है? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या 3/2 kT, 3/2 kT। ठीक है, केटीएम से याद रखिएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर पड़ता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा तो दिमाग लगाना नहीं है। क्यों गिर पाता है? क्योंकि भैया बस चल रहा है, बस में चल रहा है, तो बस में चल रहा है, वो भी बेचारा चल रहा था, और फिर उसके बाद में बाहर की ओर गिर गया, रुका तब। तो क्यों गिरा तो रुक गया भैया? क्योंकि ये गति जड़त में था, और गति जड़त में था तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहता है, अगर वो स्थिर है तो स्थिर में ही रहना चाहता है। आजकल के हमारे लड़कन भी वही है, एकदम बतिया रहे हैं तो बतिया रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है जब तक कि उसको बाहरी कोई बाबूजी फोन करके ना बोलेंगे। ठीक है, तो यही बात है। इसका आंसर कौन सा होगा? गति जड़त्व के कारण, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
पहले हम समझाते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होता है? विद्युतीय क्षेत्र की अगर हम तीव्रता की बात करते हैं और एक क्या होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों चीज की तीव्रता की अगर हम बात करते हैं, पहले समझिएगा। जैसे तो मान लीजिए कि विद्युतीय क्षेत्र है, आपके पास में ये विद्युतीय क्षेत्र है, तो किसी बिंदु पर जो बल का जो अनुभव होता है ना, है विद्युत के कारण जो बल का जो अनुभव होता है ना, है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युतीय क्षेत्र। एकदम ठेठ में समझ जाइएगा कि उस बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर बल का अनुभव, एकदम ऐसे परिभाषा रटे के फिर में बिल्कुल नहीं रहिएगा, रट तो लीजिएगा, बनबे नहीं करेगा तो कौनो फायदा थोड़े नहीं है उस रटने से। चुंबकीय क्षेत्र, तो कोई चुंबकीय क्षेत्र हम ले लिया, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र ये है, तो किसी बिंदु पर क्या होता है? बल का अनुभव, बस। और क्या करना है इसमें? तो अब ये दोनों के अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? जो आप पढ़े ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग जिसको बोलते हैं, ये दोनों को देखो, अगर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो इसे सूचित करते हैं ई से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो इसे सूचित करते हैं बी से। यही बनता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इसका मतलब क्या हो गया? यानी प्रकाश की वेग जितना, तो प्रकाश का वेग कितना होता है? तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रकाश का वेग होता है। यानी दोनों के अनुपात जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। क्वेश्चन क्या बोला गया है? प्रेरकत्व। देखिएगा, प्रेरकत्व बोला गया है, ऑप्शन हम मिला रहे हैं। प्रेरकत्व, प्रेरकत्व समझते हैं, इंडक्शन। इंडक्शन किसमें काम करता है? वो तो फैराडे वाला था ना, फैराडे वाला था कि दो गो हम चुंबक लेते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पे कुंडली रखते हैं और कुंडली को घुमाते हैं, तो इससे क्या होता है? बिजली उत्पन्न होता है। तो ये तो खत्म हो गया, ये तो इस चीज से क्या रिलेटेड है? इससे रिलेटेड आ रहा है? तो लेकिन ना। अब क्या होता है? ऊर्जा। तो ऊर्जा तो एक प्रकार की आपको क्या है? कार्य करने की शक्ति है। तो क्या इसमें कार्य अनुपात में आपको कार्य करने की शक्ति दिखाई दे रहा है? कहिए कि ना, काम खत्म। ये वाले में कुछ दिखाई दे रहा है? तो कहिए कि ना। धारिता, धारिता तो समझ रहे हैं, एक तरह से कंडेंसर, ये तो आपको करंट को स्टोर करने वाली चीज है, तो क्या इससे संबंधित नहीं है? खत्म। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से जब आप पढ़िएगा ना तो आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि एक परावर्तक, परावर्तक से एक ध्वनि गूंज सुनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? देखिएगा, ऐसे हर किसी को याद है कि लगभग लगभग कितना? 17 मीटर, यानी 16.5 होता है, तो लगभग 17 मीटर सबको याद करके रखता है। लेकिन देखिए, तो 17 मीटर दिया है, तो लेकिन ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है? VY5। अब देखिएगा, याद तो सबको है, बट देख रहे हैं ना, बिहार विधानसभा सहायक परीक्षा द्वितीय पाली में पूछा है, समझ में आ गया ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन पढ़िए, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। और कई लोग होते हैं ना कि ना भैया हम तो नासा से पढ़ के आए हैं, हमको इसमें जरूरत ना पड़ता है, तो भैया आप डुबो जाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए। तो अब हम जानते हैं कि प्रकाश का ये ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ध्वनि का वेग लगभग 332 डिग्री सेल्सियस पर होता है ना, मीटर प्रति सेकंड। अब क्या बोला गया है? भी, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 17 मीटर लगभग लगभग हमको नहीं, लगभग 16.5 मीटर हमको चाहिए। तो क्या ये भी तो होगा? तो कि ना, ये तो इतना होगा, क्या इतना से हमको ध्वनि सुनाई पड़ जाएगा, यानी गूंज सुनाई पड़ जाएगा? कि ना। 5 से भाग देते हैं, तो 5 से भाग दीजिए, तो 5 से भाग देते हैं तो ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए, नीचे में 2 से गुना कर दीजिएगा, तो ये 33 दूनी के 66 के आसपास में ये आ जा रहा है। तो क्या 66 मीटर हमें चाहिए? तो कहीं कि ना, खत्म हो जाएगा। अगर हम 10 से भाग देते हैं तो 10 से भाग दीजिएगा तो 33 दशमलव कुछ कुछ आएगा। तो क्या हमें उतना चाहिए? 17, लगभग 16 ना होता है जी, 16 दशमलव कुछ कुछ, यानी 17 याद रख कर लगभग लेकर के चलिए, ये भी खत्म हो गया। अब आपके सामने एक ही ऑप्शन है, तो ये हम पुट करके देखते हैं, 332 और भागा कितना? 20 करके देखते हैं। तो 20 करके देखिए, 16 दूनी का 32 और 2 छक 12 और एक ठो जो नीचे 10 है, पॉइंट आ गया है यहाँ पे, यानी 16.6, लगभग 16.5 यानी 17 के आसपास में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ना, समझ में आ जाएगा। जो रट्टू होता है ना, तो उनको तो एकदम लौतमा तोड़ देगा, जो तो तनमा होता है ना रटने वाला, वो सब तोड़ देगा। चलिए आगे देखिए क्या बोला गया है कि हीलियम गैस से भरे एक बंद बेलनाकार नलिका से होकर प्रकाश गुजरती है। जैसे में एक बेलनाकार नली है, ठीक है, और इससे क्या होती है? प्रकाश गुजर रही है, ठीक है। इसमें कौन सा गैस भरा हुआ है? तो हीलियम भरा हुआ है। तो हीलियम भरा हुआ है, तो हीलियम भरा हुआ है, और यदि गैस को धीरे धीरे, अब इसमें से गैस को क्या किया जाता है? धीरे धीरे निकाला जाता है। और जब गैस को धीरे धीरे निकाल देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति। अच्छा, ऐसे अगर हम निर्वात की अगर हम बात करते हैं तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। यानी उसको
इसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, ये निर्वाते में इतना चल सकता है, ठीक है ना, कोई गैस नहीं रहना चाहिए, तब भी इतना ही घूम सकता है। अब तो भैया इसमें अब क्या है, गैस है, इसमें और क्या है, गैस भरा हुआ है, और गैस भरा हुआ है तब ये निकाल रहा है। अब जब गैस को निकाल रहा है और फिर पहले जिसमें अभी क्या है, अभी जब प्रकाश जा रहा है तो यहाँ से प्रकाश जो जा रहा होगा तो प्रकाश क्या जा रहा होगा, कम वेग से जा रहा होगा। प्रकाश की गति यानी प्रकाश की गति क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अवरोध इसको पैदा करने वाला है ना, हीलियम का गैस, क्योंकि निर्वात में इतना है तो यहाँ पे तो कण, कुछ ना कुछ तो हीलियम के कण होंगे, तो इसको तो अवरोध पैदा कर रहा है, तो कहिए कि हाँ अवरोध तो पैदा कर रहा है। फिर उसके बाद में क्या कर रहा है, निकाल दे रहा है। अब जब निकाल दीजिएगा इसको, तब निकालने के बाद में क्या होगा, ये तो अवरोध पैदा करने वाला तो कुछ रहेगा नहीं, तो कहिए कि ना रहेगा, तो वेग क्या हो जाएगा, तो प्रकाश का जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। अभी जैसे में तो कम है, जैसे में अभी जा रहा है तो अभी वेग क्या है, कम है, इसको निकाल देंगे, तब निकाल देंगे तो वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, तो बस बढ़ जाएगा, समझ गए, तो बढ़ जाएगी। लेकिन आंसर पता है क्या देता है, आंसर देता है कि पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च वगैरह किया था, लेकिन रिसर्च में जैसे मैं क्या था ना कि हमने सर्च किया तो वहां पे भी हमको यही चीज दिखाई दे रहा है, बढ़ जाएगी, यही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें, मेरे उम्मीद से अभी फिलहाल इसमें यही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। बट हो सकता है कि अगर इसमें कुछ और, अब पता ना गैस किस तरीके से निकाल जा रहा है, ठीक है, हो सकता है कि वैक्यूम के वगैरह से निकाल रहा है, कोई पाइप वगैरह से निकाल रहा है, पता ना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके हिसाब से अब ये कैसे दिया है जो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी के लिए ये, अब देखिए कुछ लोग ऐसा नहीं कर कीजिएगा कि आप तो गलत आंसर बता दिए, हम आप पहले ही बता दे रहे हैं कि इस तरीके से आंसर हो सकता है, अलग चेंज हो सकता है, बट इसमें क्या हो सकता है कि किसी चीज के द्वारा, वैक्यूम के द्वारा इसको गैस को निकाला जा रहा है, या पता ना किस तरीके से निकाला जा रहा है, तो उस स्थिति में हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसे डायरेक्ट देख रहे हैं तो ऐसे डायरेक्ट में आंसर यही आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया जा रहा है कि जब बैरोमीटर में दबाव 76 सेंटीमीटर से कम होता है तो पानी का क्वथनांक, आप देखिएगा पानी, पहले क्वथनांक समझिएगा। बैरो दबाव तो समझ में आता है, तो हाँ बिल्कुल समझ में आता है। जैसे में आपके पास में एक कुकर है, ठीक है, अब ये कुकर है, तो अब ये कुकर है तो आप क्या करते हैं, एक कुकर है, अब ये सीटी अब लगा देते हैं। अब सीटी लगाते हैं तो कुकर में खाना क्यों बन जाता है, तो वही कि कुकर में खाना इसलिए बन जाता है क्योंकि इसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है क्यों, क्योंकि भैया जो ये जो ढकनमा हम लगाए ना, तो ढकनमा लगाने से क्वथनांक क्या हो गया, तो क्वथनांक हमेशा हम आपको बढ़ गया, तो क्वथनांक बढ़ गया, यानी पहले ये 100 डिग्री सी पर खोलता था, तो अब 100 डिग्री से ज्यादा पर खोलेगा, यानी 120 डिग्री पर, 25 डिग्री पर, इतना डिग्री सी पर खोलेगा, और उसके बाद में क्या होगा, खाना हमारा जल्दी बन जाएगा। लेकिन 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 अब जानते हैं कई लोग पहाड़ पर जाते हैं पिकनिक मनाने, आप भी जाइएगा, नौकरी लग जाएगा ना तब उनका साथ में जाइएगा, ठीक है। अभी तो निठल्ला रहिएगा तो कोई फायदा तो है नहीं, लात मार के भगा देगी, अरे चल तेरा ऐसा बहुत है हमारा, इस तरीके से आप सुने होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम पहाड़ पर गए, तो पहाड़ पर जब गए तो पहाड़ पर आपको वायुमंडलीय दाब क्या हो गया, कम गया, यानी वायुमंडलीय दाब आपको क्या हो गया, जब कम गया, तो वायुमंडलीय दाब कम गया तो आपको बताइए क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, तो क्वथनांक भी कहिए कि कम जाएगा, क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, तो कम जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अब जो वहां पानी खोलेगा, अब हो सकता है कि 80 डिग्री पर खोल जाए, या हो सकता है कि 90 डिग्री पर खोल जाए, यानी 100 डिग्री से कम पर खोल जाएगा, समझ गए ना। 100 यानी 76 डिग्री की अगर बात करते हैं तो ये 76 डिग्री जो एक्यूरेट है, ये 100 डिग्री सी पर ये खोलता है पानी। लेकिन वायुमंडलीय दाब कम गया, पहाड़ पर गए, तो अब पानी जो है क्या हो जाएगा, 100 डिग्री से कम पर क्या हो जाएगा, खोल जाएगा, समझ गए ना। तो अब इसमें खाना बनने में क्या होगा, लेट होगा। तो पहाड़ पर जाते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि पहाड़वा पर जाते हैं ना तो चावलवा सिझवा ही नहीं करता है, काहे नहीं सीझता है, समझ में आ गया। 1 घंटा 2 घंटा दम खौलाते हैं ना तब सीझता है, हमारा पता ना कुछ, अब कुछ चमत्कार है भाई, चमत्कार है भैया, साइंस है, समझ में आ गया ना। तो पढ़े लिखे रहिएगा तब ना समझिएगा क्यों ऐसा हो गया कि भैया क्वथनांक वहां कम गया, क्वथनांक कम गया तो अब उसको खोले में तो जल्दी तो खोल जाएगा, ठीक है, 80 डिग्री पर खोल जाएगा, लेकिन जो पकेगा वो ज्यादा समय ले लेगा। और नीचे में क्या था कि यार भैया क्वथनांक बढ़ेले था, 120 डिग्री पर खोल रहा था, और उसके बाद हम धड़ाक सुना इसको पका दिया, ठीक है। तो इसी चीज को समझिएगा।
तो अब तो समझ गया, यानी 76 डिग्री जो वायुमंडलीय दाब जो होता है तो उसका जो ऑथेंटिक जो सेल्सियस है वो कितना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यानी 76 डिग्री वायुमंडलीय दाब है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या हो जाता है, खौल जाता है। ठीक है ना, 76 इसको बार वायुमंडलीय दाब है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब का मतलब बार होता है। 76 बार अगर वायुमंडलीय दाब है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आपको क्या होता है, पानी खौल जाता है। अब बोला क्या है कि कम कर देंगे, तो भैया दाब को कम कीजिएगा। तो अभी हमने देखा कि ऊपर जा रहे थे पहाड़वा पर, तो वायुमंडलीय दाब क्या हो रहा था, कम रहा था, तो कम डिग्री पर न खोल जा रहा था जी। तो कहिए कि हाँ भैया, तो यहाँ भी बोला है कि वायुमंडलीय दाब कम कर दिया, यानी ऊपर चढ़ गया, पहाड़ पर चढ़ गया, कहीं और चढ़ गया, यानी कम कर दिया। तो जो पानी के खोलने की जो बात होगी 100 डिग्री से कम पर खोलेगी, हो सकता है कि 90 डिग्री पर खोले, हो सकता है कि 95 डिग्री पर खोले, हो सकता है 80 डिग्री पर खोले, कितना डिग्री पर भी खोल सकता है। बस इस चीज को तो समझना था। तो चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। क्या बोला गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर नहीं, बिल्कुल नहीं। 100 डिग्री से एक, ये पता ना कि देखिए 10,000 दे दिया है, ये तो खत्म हो गया। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ये 1000 डिग्री सेल्सियस से कम, 1000 डिग्री सेल्सियस नहीं, यहाँ से एक और जीरो क्या हो गया है, छूट गया है, इसका ज्यादा ले लिया है बाबू साहब, ज्यादा ले लिए हैं। 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर तो बिल्कुल इसका 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर वो क्या हो जाएगा, उसका क्वथनांक होगा, समझ में आ गया, यानी खोलेगा। चलिए आगे क्या बोला गया है कि एक प्रकाश वर्ष की लंबाई की अगर बात करते हैं तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर, देखिएगा पढ़िएगा इस चीज को, देखिए कई लगे कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात बताते हैं कि 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में, तो सब तो किलोमीटर में दे दिया है। अब लड़कन जानते हैं बड़ा कंफ्यूज करता है कि भाई गुना करे या भागा करे। एकदम अभी आज के बाद से आपको जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से तब देखिएगा, बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक हम ट्रिक बताते हैं, MCD। ठीक है, MDH मसाला तो खाए हैं, तो MDH के नहीं खाया जी, सबको खाया है। तो M से क्या होता है, तो मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर। ठीक है, C से क्या हो जाएगा, तो सेंटीमीटर, और D से क्या हो जाएगा, तो डेसीमीटर, और M से क्या हो जाएगा, तो भैया मीटर हो जाएगा, और D से क्या हो जाएगा, तो डेकामीटर हो जाएगा। ठीक है, और H से क्या हो जाएगा, तो कहिए कि हेक्टोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हेक्टोमीटर हो जाएगा। और के से क्या हो गया, तो आपको किलोमीटर हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला तो सबको याद रहता है, मीटर वाला। ऊपर जाइएगा ना तो आप 10 से गुना करते जाइएगा, और नीचे आइएगा ना तो 10 से भागा करते आइएगा। कई लड़के कंफ्यूज कर जाएंगे कि भैया ऊपर नीचे में कंफ्यूज कर जाएंगे था कि गुना करना है कि भागा। अभी हम बताते हैं, नीचे से कोई भी ऊपर बढ़ता है तो बहुत सारे परिश्रम कर रहा है, बहुत चीजों को वो गुना कर रहा है, बहुत सारे मेहनत कर रहा है। तो इस तरीके से आप याद रखिए, नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुना कीजिएगा। ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे आया यानी भाग लग गया, एकदम 2 लाख की संपत्ति था डायरेक्ट 50,000 हो गया। और कोई व्यक्ति 1-1 रुपया जोड़ जोड़ कर 2 लाख बना रहा है, यानी गुना कर करके आगे बढ़ रहा है। समझ में आ गया, अब नहीं भूलिएगा ना, कभी नहीं भूलिएगा। अब देखिएगा, ऊपर से जाएंगे 10 से गुना करेंगे, नीचे आएंगे तो क्या होगा, भागाते आएंगे। अब मीटर में यहाँ पे देखिएगा, हमें पूछा है कि सब किलोमीटर में दिए हुए है ना। अब देखिएगा, हमने यहाँ पे अभी जो लेके आया है, हमको याद कितना था कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष की अगर बात करते हैं तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर हमें याद था। हमको वो नहीं याद था किलोमीटर वाला। चलिए कितना याद करेंगे भाई, एक भी सीमा है ना याद करने का। अब देखिएगा, अब मीटर में याद है तो अब मीटर से हमको कहाँ पे आना है, तो कहिए कि किलोमीटर पे आना है। तो चलिए टुक 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 करके आते हैं। तो मीटर से किलोमीटर पे आएंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या भागेगा भैया, 10 से भागा, एक 10 से भागा दे दिया। ये डेकामीटर पर आ गए, फिर यहाँ से यहाँ आइएगा तो फिर 10 से भागा, और फिर हेक्टोमीटर पर आ गए, हाँ हेक्टोमीटर से फिर किलोमीटर पर आएंगे, 10 से भागा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो भागा पड़ेगा। तो अब एकड़ों में भागा दे दीजिए, समझ में आ गया, तो एकड़ों में भागा दे दीजिए। तो 10 के पावर कितना से भागा दीजिएगा, कि वो 10 आया, 1 2 3, 10 के पावर 3 से, समझ गए। तो अब देखिएगा 9.46 गुने 10 के पावर 15, और ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10 के पावर -3। अब क्या हो जाएगा, किलोमीटर कीजिएगा ना, तो कहिए कि हाँ। तो अब लिख लीजिए 9.46 गुने 10 के पावर 12 में से 3 के कितना बचेगा, 12 माइनस नहीं प्लस 10 के पावर कितना हो जाएगा, 12, एक मिटाते हैं, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। तो इस चीज को सॉरी भाई, कितना हो गया, 10 के पावर 12 किलोमीटर।
तो इस तरीके से आप समझिएगा, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, 9.46 गुना 10 के पावर 12, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, पावर में 12 होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्या बोला गया है कि जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था। और भैया एकदम सिंपल क्वेश्चन है, का ये वाला नहीं बताइएगा। जे थॉमसन की अगर बात करते हैं, जे थॉमसन, ये जे थॉमसन किसका खोज किए थे, तो भैया ये तो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे ना। तो कहे कि हाँ हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो कहे कि नेगेटिव होता है। अगर बात करते हैं प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन की अगर बात करते हैं तो प्रोटॉन का कौन किए थे, तो कहे कि गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है, चैडविक ने किया था। तो समझ गए, तो इसका आंसर तो आपको मिल गया होगा। न्यूट्रॉन पर नो आवेश, प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश, ठीक है। कोई नाभिक है तो नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी और है एक ठो और, इसको देख लेते हैं। अगर बात क्या बोला जा रहा है कि भारत में प्रतिवर्ती धारा, सिंपल सी बात है, भारत में प्रतिवर्ती धारा की बात बोलते हैं तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज क्या दिया जाता है, सप्लाई दिया जाता है हमारे घरों में। और बात बताते हैं कि ये एसी करंट होता है, और एसी करंट की खोज किसने किया था, तो कहिए कि निकोला टेस्ला ने किया था। किसने किया था, तो निकोला टेस्ला ने इसका क्या किया था, एसी करंट का खोज किया था। एसी करंट चलती कैसे है भैया, ऐसे ऐसे लहरिया कट मारते हुए चलती है, समझ में आ गया। और डीसी कैसे चलती है, यानी डायरेक्ट करंट जो होती है तो ऐसे चलती है डायरेक्ट, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज तक हम लोग को घर में क्या होता है, सप्लाई होता है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा होगा जरूर बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग बताते नहीं हैं तो थोड़ा सा लगता है कि पता ना किसी को फायदा करता है या नहीं, क्या केवल फाजुल में ऐसे ही बना रहे हैं। तो कैसा लगता होगा जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए भाई छोटा चैनल है तो आप सबसे पहले कंटेंट पर फोकस करके देखिए, क्या हम कंटेंट जो बता रहे हैं क्या आपको ठीक नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तब भी बताइएगा, लग रहा होगा तब भी बताइएगा। तो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता होगा तो लोगों के पास में शेयर कीजिएगा, जिनसे बतियाते हैं उनको कर दीजिएगा, कोई छोटा भाई बहन होंगे उनको कर दीजिएगा। क्योंकि देखिएगा यहाँ पे आपको कंसेप्ट दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम रटवाने की कोशिश करें, बिल्कुल नहीं रटवाने की कोशिश करें। जो रटवाने का चीज रहता है उसको तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन हमको आपको क्या आंसर रटवाते हैं, बिल्कुल नहीं रटवाते हैं, ठीक है। तो कैसा लगेगा जरूर बताइएगा, ठीक है। शेयर वगैरह कर लीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने के साथ साथ में उनको भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।